हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीजस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था ब्रेन एक्सेस के बारे में, और आज हम डिस्कशन करेंगे सीजस। जनरली सीजस क्या होता है? सीजस इज नॉट डिजीज कंडीशंस। सीजस क्या है? एक सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका फीवर एक सिम्टम है, और इस फीवर क्यों आता है इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिजीज कंडीशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेंगू है आपका, डेंगू फीवर आता है। मलेरिया है, मलेरिया फीवर आता है। टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर आता है। और भी बहुत सारी डिजीज कंडीशंस होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लामेशंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से आपको फीवर जनरेट होता है। तो फीवर क्या हो गया? आपका एक सिम्टम्स है, और बाकी की सारी चीजें क्या है? आपका डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर कंडीशन है, जिनकी वजह से आपका ये फीवर सिम्टम जो है शो होता है। सेम ऐसे ही आपके ब्रेन के अंदर अगर कोई चेंजेस होता है, कोई डिजीज कंडीशन होता है, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर है, कोई स्ट्रोक हो गया, कोई कैंसर हो गया, या कोई सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई हो गया, जिनकी वजह से क्या है? आपके ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो नॉर्मली फ्लो होता है, वो एक साथ बल्क में फ्लो होने लग जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन के अंदर बर्स्ट हो जाती है। बहुत सडनली तेजी से एक साथ इलेक्ट्रिविटी जनरेट होती है। जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी जनरेट होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस, अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट, ये आपको शो होने लग जाते हैं। तो ये जो सिम्टम शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सीजस। सीजस को हम कन्वर्जेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी कन्वर्जन, जो एक्टिविटी आपकी करंट में शो हो रही है, यानी फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी शो हो रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो सीजस क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक साथ बस्ट हो जाता है। देन एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी इज द डिजीज कंडीशंस ऑफ द सीजस। अगर आपका सीजस काफी टाइम से हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड्स आ रहे हैं, मंथली आपके बहुत सारे एपिसोड आ गए हैं, और बहुत लॉन्ग टाइम से आपका ये सीजस एक्टिविटी आपकी जनरेट हो रही है, इट कम्स अंडर द एपिलेप्सी। फॉर एग्जाम्पल, और क्लियर करते हैं इसको। अगर सीजस आपका हुआ और कंडीशंस आपका कंटिन्यू नहीं हुआ, हो सकता है एक एपिसोड आया, दो एपिसोड आया, उसके बाद आपका ये कंडीशन रिपीट नहीं हुआ, तो ये आपका क्या है? सडन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन के अंदर चेंज हुआ था। उसके बाद आपका ये कंडीशन नॉर्मल हो गया, और आपको सीजस या कन्वर्जेंस आपका नहीं आया। लेकिन एपिलेप्सी में क्या होता है? आपके मल्टीपल एपिसोड सीजस के जो है रिपीट होते हैं, और फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए रिपीट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन के अंदर किस तरीके से जनरेट होती है, फ्लो होती है, हम एक स्मॉल वीडियो के अंदर देखते हैं। Your brain contains billions of nerve cells, called neuron part of the brain. While generalized seizures, तो वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर ट्रांसफर होता है। अगर यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपका बहुत तेजी से स्प्रेड होने लग जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट होने लग जाता है, स्टिफनेस आने लग जाती है, जिसे हम सीजस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीजस का डेफिनेशन क्या है। सीजस इज द बर्स्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन द ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स का मतलब न्यूरॉन्स के बीच में आपस में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी बर्स्ट हो जाती है, बहुत तेजी से चलने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीजस कहते हैं। यानी सीजस क्या है? आपका एक सिम्टम्स है, जो कि ब्रेन के अंदर चेंजेस की वजह से ये जनरेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो आपकी अनकंट्रोल हुई है। इसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएगा? इस तरीके से आपके पेशेंट को सीजस का एक्टिविटी जनरेट होगा। यानी आपके हैंड्स के अंदर और आपके फुट के अंदर स्टिफनेस आ जाएगा, और अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। टाइप्स ऑफ सीजर की बात करें, कौन से टाइप के सीजर रहते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके सीजर रहते हैं। सबसे पहले आता है आपका फोकल सीजर। फोकल सीजर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर,
जिसे हम पार्शियल सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। यानी ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ये सीजर जनरेट हो रहा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकल सीजर। सेकंड आता है आपका जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर का मतलब क्या होता है? आपके होल ब्रेन के अंदर, होल ब्रेन का मतलब आपके बोथ हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर अगर चेंजेस नजर आता है, तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके होल ब्रेन के अंदर जनरेट होती है और इसका इफेक्ट आपकी होल बॉडी पर देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका फोकल सीजन जो आपके ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर यही आपके होल एरिया में होगा तो ये आपका जनरलाइज सीजन इस तरीके से आपका नजर आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजर्स। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की आपकी क्लासिफिकेशन रहते हैं। सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन है फोकल सीजर एंड जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर occurs in a particular area and generalized seizure in the whole brain. Focal seizure again divided into two parts, simple focal seizure and complex focal seizure. Generalized seizure divided into six parts, tonic seizure, clonic seizure, tonic-clonic, atonic, myoclonic and absent seizure. तो ये आपका क्लासिफिकेशन है सीजर्स का। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फोकल सीजर। फोकल सीजर स्टार्ट इन द वन एरिया ऑफ द ब्रेन। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, फोकल सीजर आपके ब्रेन के किसी एक एरिया में जनरेट होता है। अगेन फोकल सीजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल फोकल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। अब सिंपल फोकल सीजर और कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर में क्या डिफरेंट है? सिंपल के अंदर आपका कॉन्शियसनेस लेवल आपका रहता है। इसका मतलब क्या है? आप सिंपल के अंदर अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? आपका जो कंडीशन है, स्टेटस है, वो आप अनकॉन्शियस लेवल के अंदर जा सकते हैं। और सिंपल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी इसके अंदर कॉन्शियस लेवल नहीं जाएगा, पेशेंट आपका कॉन्शियस रहेगा। अवेयर ड्यूरिंग द इवेंट्स, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? लुक्स, स्मेल, फील, टेस्ट और साउंड्स। यानी जिस पेशेंट को सिंपल फोकस सीजर आएगा, उसके लुकिंग करने में, स्मेल, टेस्ट, फील्स और साउंड, ये आपका चेंजेस देखने को मिलेगा जिसको फोकल सीजर जनरेट हो रहा है। पेशेंट आपका एंग्री भी हो सकता है, जॉयफुल भी हो सकता है और सैड भी हो सकता है। यानी सिंपल फोकल सीजर वाला ऐसी एक्टिविटी करेगा कि सडनली आपका एंग्री हो जाएगा, सडनली आपका हैप्पीनेस शो करने लग जाएगा, सडनली आपका सैड हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपको देखने को अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट को सिंपल फोकल सीजर है। जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, इसको क्या है? सिंपल फोकल सीजर है, पेशेंट है आपका एंग्री है, लेकिन इसके अंदर कॉन्शियसनेस लेवल आपका इंटैक्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर में क्या है? आपका कॉन्शियसनेस जो लेवल है वो आपकी अल्टर हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है। अवेयरनेस दैट फील लाइक्स बीइंग इन अ ड्रीम, यानी पेशेंट आपका कैसा नजर आएगा? जैसे कि डे ड्रीमिंग के अंदर है, पेशेंट आपका ड्रीमिंग कर रहा है, ऐसा आपको नजर आएगा। You stare into space and do not respond normally to your environment. यानी जो पेशेंट है नॉर्मली रेस्पॉन्स नहीं करेगा आपके एनवायरनमेंट में, बट आपको ऐसा लगेगा कि वो स्पेस के अंदर देख रहा है। ऐसे डे ड्रीमिंग जैसे करते हैं वैसे आपका पेशेंट नजर आएगा। कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपका पेशेंट इसमें रिपीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हैंड रबिंग, यानी अपने हाथों को बार बार रब करेगा, ये एक्टिविटी अगर कर रहा है। मूवमेंट, आपके माउथ का मूवमेंट करेगा बार बार। और आपका रिपीटिंग सर्टेन वर्ड्स और वॉकिंग इन अ सर्कल, यानी कोई भी वर्ड ले लेगा, वो आपको बार बार रिपीट कर रहा है। या फिर वॉकिंग इन सर्कल, यानी जो है राउंड शेप में आपका जो पेशेंट है वो वॉक करने लग जाएगा। अगर ऐसी एक्टिविटी शो हो रही है तो ये सभी सिम्टम्स आपके किसके? कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर के अंदर। पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल आपका अल्टर भी हो सकता है और लॉस्ट भी हो सकता है, यानी कुछ चेंजेस आपके नजर आ सकते हैं
पेशेंट आपका डिसओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप उससे बातें कर रहे हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ड्रे ड्रीमिंग लाइक एक्टिविटी कर रहा है, एनवायरमेंट को रेस्पॉन्डिंग कर रहा है, यानी आप जो भी पूछ रहे हैं वो आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बट कुछ एक्टिविटी आपकी कर सकता है, हैंड रबिंग आपस में कर रहा है, माउथ का मूवमेंट कर रहा है, या कुछ वर्ड्स को बार बार बोल रहा है, या फिर आपका सर्कल के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक्टिविटी आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये एग्जांपल है आपका कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर का, जिसके अंदर एक पेशेंट जो है स्टेयर इनटू द एनवायरनमेंट कर रहा है, डे ड्रीमिंग की तरह आपका पेशेंट देख रहा है। नेक्स्ट है आपका जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर का मतलब है आपके होल एरिया ऑफ द ब्रेन के अंदर आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका होल ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। कौन कौन सी टाइप्स रहते हैं आपकी? टॉनिक। टॉनिक के अंदर क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ द मसल्स विदाउट जर्किंग मूवमेंट, यानी अगर किसी पेशेंट को टॉनिक सीजर आ रहा है तो ऐसे पेशेंट का जो मसल्स है वो एकदम स्टिफनेस हो जाता है, बॉडी एकदम स्टिफनेस हो जाती है, बट जर्किंग मूवमेंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब शेकिंग मूवमेंट आपका पेशेंट इस टॉनिक सीजर के अंदर नहीं करेगा। जैसे इसके अपोजिट क्या होता है? क्लोनिक सीजर। क्लोनिक सीजर के अंदर क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी नहीं होगा, बट जर्किंग मूवमेंट करेगा, मतलब आपका बॉडी जो है शेकिंग मूवमेंट करेगा। थर्ड आएगा आपका टॉनिक क्लॉनिक, जिसे हम ग्रैंडमल सीजर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्टेज क्या होगा? टॉनिक, यानी पूरी बॉडी आपकी स्टिफनेस हो जाएगा। उसके बाद क्लॉनिक। क्लॉनिक में क्या होगा? जर्किंग मूवमेंट आने लग जाएगा। तो ऐसा पेशेंट है जो पहले आपका स्टिफनेस हो गया, कुछ टाइम बाद उसका फिर जर्किंग मूवमेंट आने लग गया। तो ये दोनों अगर एक्टिविटी किसी पेशेंट में देखने को मिल रही है, इसका मतलब पेशेंट हैव टॉनिक क्लॉनिक सीजर। नेक्स्ट है आपका एटोनिक सीजर। अ मीन्स एब्सेंट एंड टॉनिक मीन्स टॉनिक सीजर आपका एब्सेंट रहेगा। टॉनिक में क्या है? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी एब्सेंट हो जाएगा, तो इसमें मसल्स क्या हो जाएंगी? आपकी वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, और पेशेंट आपका सडन फॉल डाउन हो जाएगा। तो इसको हम ड्रॉप अटैक के नाम से भी जानते हैं, यानी इसमें आपका जो पेशेंट है सडनली ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मायोक्लोनिक। मायो मीन्स मसल एंड क्लोनिक मीन्स रिदमिक मूवमेंट। मायोक्लोनिक के अंदर क्या होगा? जर्किंग ऑफ द मसल्स मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी आपकी जो मसल्स हैं वो बार बार क्या करेंगी? जर्किंग मूवमेंट करेंगे। एंड एब्सेस सीजर, जिसे हम पैटेड मसल सीजर भी कहते हैं, कॉमनली आपको चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। इसके अंदर लिप्स स्मैकिंग देखने को मिलेगा और आई ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा फॉर द 5 to 10 सेकंड के लिए। तो 5 to 10 सेकंड को जनरली हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंडीशन को हम एब्सेंट सीजर के नाम से भी जानते हैं। तो अटोनिक सीजर में क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ द मसल्स विदाउट जर्किंग मूवमेंट, मे कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फॉल टू द ग्राउंड, यानी पेशेंट आपका कॉन्शियस लेवल लॉस कर सकता है और ग्राउंड में फॉल हो सकता है। इस तरीके से आपका पेशेंट फॉल हो सकता है और पेशेंट आपका पूरा बॉडी क्या होगा? स्टिफनेस में आ जाएगा, यानी एक कर्व शेप में आपको बॉडी देखने को मिलेगा। तो ये आपका टाइप अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? टॉनिक सीजर है। क्लॉनिक सीजन में क्या होगा? रिदमिक मसल्स मूवमेंट होगा, रेगुलर आपका मसल्स का मूवमेंट होगा, और क्या देखने को मिलेगा? नेक, फेस और आर्म्स के जनरली जो है इससे इफेक्ट होती है। तो इसमें ये पेशेंट है जो आपका जर्किंग मूवमेंट करता है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर के अंदर क्या है? आपका बहुत स्टेज आएगा, पहले आपका टॉनिक आएगा, उसके बाद क्लॉनिक आएगा। इसके अंदर स्टिफनेस भी देखने को मिलेगा, प्लस साथ में जर्किंग मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ड्रामेटिक टाइप ऑफ एपिलेप्टिक सीजर। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल भी हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लैडर हैबिट एंड बाउल कंट्रोल भी हो सकता है, यानी इसके अंदर पेशेंट को यूरिनरी इंकंटीनेंस, यूरिन पास भी हो सकता है और स्टूल पास भी हो सकता है ये एक्टिविटी करने के बाद। बाइटिंग ऑफ द टंग्स, टंग्स भी आपका पेशेंट जो है बाइट कर सकता है।
एंड लास्ट फॉर द सेवरल मिनट्स। और ये जो एक्टिविटी जनरेट होगा सीजर का वो आपकी सेवरल मिनट्स तक चल सकता है। इसके अंदर आप इमेज में देख पा रहे हैं ये आपका टॉनिक फेज है जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी में क्या आ रहा है, स्टिफनेस आ रहा है। और उसके बाद आपका क्लॉनिक फेज है जिसके अंदर क्या आ रहा है, रिदमिक जर्किंग मूवमेंट आपका शो हो रहा है। तो इस तरीके से टॉनिक क्लॉनिक फेज आपकी एक साथ में अगर चलती हैं तो पेशेंट को कौन सा टाइप का सीजर है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। अटोनिक सीजर मीन्स एब्सेंस ऑफ द मसल स्टोन। मसल टोन आपकी एब्सेंट है तो सडनली पेशेंट आपका जैसे ही खड़ा हुआ है तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, यानी ड्रॉप अटैक जिसे बोलते हैं। सडनली पेशेंट अगर चल रहा है आपका तो वो आपका सडनली फॉल डाउन हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ मसल कंट्रोल लीड्स टू द कोलैप्स और फॉल। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेशेंट है, ये आपका नॉर्मल पर्सन है जो आपका कॉल पर बात कर रहा है। सडनली इसको क्या आता है, अटोनिक सीजर आता है। अटोनिक सीजर आएगा और सडनली ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके जो मसल्स हैं वो आपकी तुरंत वीक हो जाएंगी, बॉडी का कंट्रोल नहीं रहेगा और सडनली क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपको नजर आता है जो सडनली आपके साथ बातें कर रहा है या बैठा हुआ है और सडनली क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है, तो इट मीन्स क्या है, पेशेंट को अटोनिक सीजर है। मायोक्लोनिक सीजन में क्या होता है, मायो मीन्स मसल्स एंड क्लोनिक मीन्स जर्किंग मूवमेंट। अगर मसल्स का जर्किंग मूवमेंट हो रहा है आपके आर्म्स के अंदर और लेग्स के अंदर तो इसका मतलब क्या है, आपको मायोक्लोनिक सीजन। इसमें आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को नहीं मिलता है। आपका फील हो रहा है कि पेशेंट को जो है जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, पेशेंट आपका कॉन्शियस लेवल के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है और आप इसके अंदर हाथ में ऑब्जेक्ट है और सडनली इसको क्या आता है, मायोक्लोनिक सीजर आता है और सडनली ये ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉप डाउन हो जाता है। ये कॉन्शियस लेवल के अंदर आपकी एक्टिविटी हो रही है, बट पर्सन जो है आपके जर्किंग मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एब्सेंस सीजर में, जिसे हम पैरासिटामोल सीजर भी कहते हैं, जनरली ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या कैरेक्टर से देखने को मिलेगा, आपका जो पर्सन है यानी चाइल्ड है वो स्टेयरिंग इनटू द स्पेस, यानी आसमान की तरफ ऐसे देखता रहेगा, मूवमेंट भी नहीं करेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा। फॉर एग्जांपल आई ब्लिंकिंग, बार बार आईज को ब्लिंक कर रहा है, या लिप स्मैकिंग, लिप्स को आपस में मूवमेंट करा रहा है। ये आपका एक्टिविटी जो होगा ओनली 5 to 10 सेकंड के लिए रहता है। अब 5 to 10 सेकंड के लिए रहता है तो आप इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, बट एक दिन के अंदर ये मल्टीपल ऑफ 100 टाइम्स ये आपका हो सकता है, यानी एक दिन के अंदर 100 टाइम्स ये एक्टिविटी हो सकती है फॉर द 5 to 10 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आपके ये 6 टाइप के जनरलाइज सीजर होते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कुछ अदर टाइप्स और उसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर के अंदर क्या होता है, 6 मंथ से 5 ईयर का अगर कोई चिल्ड्रन है और उसका टेम्परेचर अगर 38 डिग्री सेल्सियस है तो उसको चांसेस हैं आपके फेब्राइल सीजर आने के। ये किस केस में हो सकता है, जनरली बेनाइन ट्यूमर के अंदर देखने को मिलता है। यानी अगर बच्चे को पहले से भी कोई बेनाइन ट्यूमर है और उसका एज जो है 6 मंथ to 5 ईयर है और टेम्परेचर आपका हाई है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आते हैं फेब्राइल सीजर के। नेक्स्ट है आपका साइकोजेनिक या नॉन एपिलेप्टिक सीजर। साइकोजेनिक और नॉन एपिलेप्टिक सीजर का मतलब क्या है, पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल नहीं हो रही है, पेशेंट के ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट आपका जो सिम्टम्स हो रहा है जस्ट लाइक ए सीजर शो कर रहा है। मतलब साइकोलॉजिकली कई लोग रहते हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं जस्ट लाइक अ सीजर जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, शेकिंग मूवमेंट कर रहे हैं, जर्किंग मूवमेंट कर रहे हैं, बट उनके ब्रेन में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल नहीं हो रही है। तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल नॉन एपिलेप्टिक सीजर होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, वीडियो एईजी, वीडियो एईजी किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में जब आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसा बस्ट नहीं हुई है ब्रेन के अंदर जो स्पीड में हो रही हो, ब्रेन के अंदर नॉर्मल एक्टिविटी चल रही हो, सामने वाला पेशेंट जो है जर्किंग मूवमेंट कर रहा है, शेकिंग मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देयर इज साइकोलॉजिकल नॉन एपिलेप्टिक सीजर, यानी कोई भी एपिलेप्सी पेशेंट को नहीं है। स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी आपका जो कंडीशन है
जो ग्रेटर देन 5 मिनट्स से है तो वो आपका कंडीशन एपिलेप्सी हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, आपको मेडिकल इमरजेंसी एंड हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराना है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत रहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स सीजर। रिफ्लेक्स सीजर के लिए क्या है, आपका स्टिमुलस का होना जरूरी है। स्टिमुलस का मतलब फ्लैशिंग लाइट्स, रीडिंग एंड साउंड्स, और भी कोई स्टिमुलस है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, उसकी वजह से आपको अगर सीजर जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स सीजर, जो जनरली डिफरेंट टाइप की एपिलेप्सी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका इन्फेंटाइल स्पाज्म। इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट, इन्फेंट मतलब अंडर 1 ईयर एज। अंडर 1 ईयर बेबी जो रहते हैं, चाइल्ड जो रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, स्पाज्म आ रहा है, तो वो आपके कहलाते हैं इन्फेंटाइल स्पाज्म, यानी स्टिफनेस जो जनरेट हो रही है, जो ट्विचिंग हो रहा है मसल्स का, वो आपकी कंडीशन देखने को मिलते हैं इस इन्फेंटाइल स्पाज्म के अंदर। जनरली ये कब होता है, जब आपका डेवलपमेंट का डिले हो जाता है, उस कंडीशन में जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं स्टेजेस ऑफ सीजर, यानी जो सीजर का इवेंट आएगा, सीजर का जो कंडीशन जनरेट होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो सीजर है वो कौन कौन सी स्टेज से होते हुए सफर करेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज या प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं इसको। ये जनरली जो होती है वो 1 डे का होती है, यानी आवर्स टू 1 डे। ये आपका 1 आवर का भी हो सकता है, 2 आवर का भी हो सकता है, 3 आवर्स का भी हो सकता है, यानी अप टू द 24 आवर्स बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे को अगर आपको सिम्टम जनरेट आ रहे हैं, तो सेकंड डेट को आपको सीजर्स आने के चांसेस है। तो फर्स्ट डेट में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, मूड चेंजेस एंड इरिटेबिलिटी, यानी सीजर्स आने से 1 डे बिफोर आपको ये सिम्टम जनरेट होने लग जाएंगे। आपका मूड चेंज होने लग जाएगा, प्लस इरिटेबिलिटी आने लग जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट के अंदर प्रोड्रोमल स्टेज चल रहा है, जिसके अंदर मूड चेंज हो रहा है और इरिटेबिलिटी आ रही है। कभी भी आपका सीजर जनरेट हो सकता है। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेज आएगा, तो नेक्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं ऑरा स्टेज। ऑरा स्टेज में क्या होता है, जो आपका सेंसरी है और मोटर है, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन है, आपस में क्या हो जाते हैं, डिस्टरबेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सेंसेशन भी चेंज हो सकता है और मोटर एक्टिविटी भी आपकी चेंज हो सकती है। तो थर्ड स्टेज आपकी जनरेट हो जाएगी इक्टल स्टेज। इक्टल स्टेज का मतलब है देयर इज एक्टिव स्टेज ऑफ द सीजर, यानी इस स्टेज के अंदर पेशेंट के अंदर सीजर जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद जैसे सीजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आती है स्टेज नंबर 4, दैट इज पोस्ट इक्टल स्टेज, यानी इक्टल स्टेज के बाद की स्टेज। इस स्टेज में आपको कोई भी सीजर नहीं आता है, बट इसको कहते हैं रिकवरी पीरियड, यानी रिकवरी स्टेज। सीजर की कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें जनरेट देखने को मिल सकते हैं, कंफ्यूजन, टायर्डनेस एंड हेडेक, ये एक्टिविटी आपको सफर करना पड़ सकता है इन द पोस्ट इक्टर स्टेज के अंदर। तो इस तरीके से आपका जो सीजर जनरेट होगा, ये 4 स्टेज के अंदर आपका क्रिएट होता है। प्रोड्रोमल स्टेज बिफोर 24 आवर्स, ऑरा स्टेज सेंसरी एंड मोटर चेंजेस, इक्टल स्टेज एक्टिव स्टेज ऑफ द सीजर, एंड पोस्ट इक्टल आफ्टर द एक्टिव सीजर स्टेज। रिकवरी पीरियड इसे कहते हैं, रिकवरी स्टेज इसे कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कॉजेज ऑफ द सीजर, यानी सीजर के मेन कॉजेज क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके जनरेट हो रहे हैं, यानी ब्रेन के अंदर आपके क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज करा सकते हैं। नंबर 1 है आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी disruption in the blood supply to the brain tissues, and in the lack of the blood supply, the death of the brain tissues। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं स्ट्रोक की पीपीटी के अंदर। स्ट्रोक का वीडियो आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉज है आपका फीवर, यानी हाई टेम्परेचर होगा तो आपका फेब्राइल सीजर देखने को मिलेगा, जो जनरली आपका चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है आपका, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ द सीजर अगर आपको देखने को मिलते हैं फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर द मंथली, या आपके मल्टीपल एपिसोड आते हैं आपके काफी टाइम से अगर आपको आ रहा है, तो ये आपका डिजीज कंडीशन में चेंज हो जाता है, दैट इज एपिलेप्सी। जैसे आपका ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपको हेमाटोमा फॉर्मेशन हो गया, या सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया,
या कोई ब्लॉकेज हो गया, एथेरोमा का फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी कंडीशन क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज करती है। जैसे चेंज होगा, बर्स्ट होगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो आपको सीजर्स देखने को मिल सकता है। हेड इंजरी है, आपका हेड ट्रॉमा है, किसी भी एक्सीडेंट में आपको लग गया या कहीं पे असॉल्ट इंजरी हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। ब्रेन इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, तो ये ब्रेन इन्फेक्शन भी आपको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका अल्कोहल विड्रॉवल। बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप ड्रग यूज कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और सडनली आप क्या करते हैं, ड्रग लेना बंद कर देते हैं, अल्कोहल लेना बंद कर देते हैं, मीन्स अल्कोहल विड्रॉ कर देते हैं, नहीं लेते हैं, तो सडनली आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है, दैट इज सीजर्स। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं रिस्क फैक्टर्स। ये अभी हमने डिस्कशन किए कॉजेस। रिस्क फैक्टर में आपके सबसे पहले है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका सीजर देखने को मिल सकता है। एपिलेप्सी ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। ब्रेन ट्यूमर, प्रीवियस स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का मतलब पार्शियल ब्लॉकेज जो आपके स्ट्रोक के पैच के अंदर आता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो ट्रॉमा की वजह से आपके ब्रेन के अंदर इंजरी जनरेट हो जाए। Brain infection, meningitis and encephalitis. Meningitis means inflammation of the meninges, dura mater, arachnoid mater, pia mater, जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का लेयर होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। एंड एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन। एज रिलेटेड रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे इन्फेंट है और यंग चिल्ड्रन है, इनके अंदर हायर चांसेस आपकी फेब्राइल सीजर की। ओल्डर एडल्ट में हायर रिस्क किसकी वजह से है, ड्यू टू द स्ट्रोक, ट्यूमर एंड डेमेंशिया। डेमेंशिया माने क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सब्सटेंस यूज एंड विड्रॉवल। अगर आप अल्कोहल विड्रॉ करते हैं, सब्सटेंस यूज जो कर रहे थे वो विड्रॉ करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जनरेट हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस ले रहे थे आप सीजस में, वो भी आपका कंडीशन जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रामाडोल, विप्रोपियोन, क्लोजापिन एंड फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक्स। अगर सीजस के साथ साथ अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी आपको सीजस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक और मेडिकल कंडीशंस। मेटाबॉलिक कंडीशंस यानी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस में क्या क्या है, हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम का कमी हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम का कमी हो जाए, एंड हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लेवल डाउन हो जाए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है आपकी, रीनल फेलियर, यूरीमिया, लीवर फेलियर, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, हाइपोक्सिया यानी पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यूज, एंड फीवर इन द चिल्ड्रन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फेब्राइल सीजर्स। लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में क्या क्या चेंजेस हैं, स्लीप डेप्रिवेशन, यानी जो पर्सन है वो कंप्लीटली स्लीपिंग नहीं कर रहा है, उस केस में भी हो सकता है। हाई इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी, कई पर्सन रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी ले लेते हैं, उस केस में भी आपको देखने को मिल सकता है। फ्लैशिंग लाइट और वीडियो गेम्स, फोटो सेंसिटिविटी एपिलेप्सी है किसी को, बहुत सारा लाइट आ रहा है या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं कंटिन्यूस, तो उस केस में भी आपको देखने को मिल सकता है। हार्मोनल चेंजेस स्पेशली इन फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उस केस में अगर देखने को मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटामेनियल एपिलेप्सी बोलते हैं। एंड मिस्ड डोजेज ऑफ एंटी सीजर मेडिकेशन, ऐसा पेशेंट है जो ऑलरेडी सीजर से सफर कर रहा है और उसने सडनली मेडिसिन लेना बंद कर दिया, तो सीजर के एपिसोड उसमें देखने को मिल सकते हैं। एंड एक्सट्रीम हीट और डिहाइड्रेशन, बहुत सारा हीट हो रहा है, समर चल रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, या डिहाइड्रेशन है, पानी का कमी हो गया आपकी बॉडी के अंदर, फ्लूइड का रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उस केसेस में भी आपको ये सीजर्स के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ये सीजर्स का एक्टिविटी जनरेट होता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर का मतलब क्या है, आपको हेड ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन है, स्ट्रोक है, या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, जेनेटिक फैक्टर है, यानी कोई भी फैक्टर है जो आपकी ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है,
तो इसमें से कोई भी आपका एक फैक्टर आ गया, फॉर एग्जांपल हेड ट्रॉमा आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगा। न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर दो टाइप के जनरली न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक आपकी बॉडी में एक्टिविटीज जनरेट कराते हैं और दूसरे उस एक्टिविटी को इनहिबिट कराते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन में कराते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका कम हो जाए और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपका इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल मूवमेंट होने लग जाता है। यही सेम कंडीशन आपका पार्किंसन डिजीज में भी होता है, जिसमें एसिटिल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और डोपामाइन लेवल डिक्रीज हो जाता है। सेम यहाँ पे क्या है, आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ग्लूटामेट है, जो आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी जनरेट कराता है और इसको कंट्रोल करता है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा मीन्स गामा एमाइनो एसिड, अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहा है, आपका लो हो रहा है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है गाबा, एंड इंक्रीज क्या हो रहा है, ग्लूटामेट। तो जब ग्लूटामेट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तेज हो रही है और आपकी बॉडी को है जर्किंग मूवमेंट करने लग जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज होने लगेगा, सडन एक्सेसिव एंड सिंक्रोनाइज न्यूरल फायरिंग। सिंक्रोनाइज का मतलब कंटिन्यूअस फायरिंग होगा, जिसकी वजह से आपका रिदमिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सीजर्स में जो एक्टिविटी हो रही है कि आपका सीजर जो है स्लो मूवमेंट कर रहा है, थोड़ी देर बाद बहुत तेजी से मूवमेंट करने लग गया, फिर स्लो हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो जर्किंग मूवमेंट कर रहा है, जो शेकिंग मूवमेंट कर रहा है, वो आपका एक रिदम के अंदर मूवमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर आपके फोकल रीजन में हो रही है तो फोकल सीजर हो रहा है, और कंप्लीटली होल ब्रेन के अंदर होता है आपका जनरलाइज सीजर क्रिएट करता है। उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, मोटर सिम्टम एंड सेंसरी चेंजेस देखने को मिलेगा, और कॉन्शियसनेस लेवल भी आपका चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से आपका ट्रिगर फैक्टर आपकी कंडीशन जनरेट करा सकते हैं, यानी सिम्टम जनरेट करा सकते हैं। तो सीजर क्या है, आपका एक सिम्टम है जो कि किसी कॉज की वजह से, किसी ब्रेन में कुछ चेंजेस की वजह से ये क्रिएट होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, क्या क्या आपके साइनस सिम्टम आपके जनरेट होते हैं। सबसे पहले है बिफोर सीजर, यानी जैसे ही आपका सीजर आने वाला है तो उससे पहले पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। स्ट्रेंज स्मेल, ऐसा स्मेल आएगा जो उसने इससे पहले कभी स्मेल नहीं किया है। ऐसा उसको फीलिंग आ रहा है, कुछ स्मेलिंग आ रही है जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, और इससे पहले उसने इसको कभी भी स्मेल नहीं किया है। टेस्ट टेस्ट भी आपका चेंज हो जाएगा, एंड सेंसेशन आपका चेंज हो जाएगा, एंड सडन इंटेंस फियर और एंजाइटी। सडनली ऐसा लगेगा, फियर होने लगेगा, डर लगने लगेगा और एंजाइटी होने लग जाएगा। ये आपके बिफोर सीजर सिम्टम। ड्यूरिंग सीजर क्या आएगा, ड्यूरिंग सीजर आपका जैसे सीजर आ रहा है तो सबसे पहले होगा शेकिंग मूवमेंट होगा। शेकिंग मूवमेंट यानी कन्वर्जेंस के सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, पूरा रिदमिक मूवमेंट आपका करेगा। पेशेंट आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, यानी पेशेंट आपका जो है सडन फॉल डाउन हो जाएगा और अनकॉन्शियस हो जाएगा। मसल स्टिफनिंग, मसल्स आपकी स्टिफ हो जाएंगी, जो आपके टॉनिक सीजर में आपने देखा। मसल्स एंड लिप स्मैकिंग, लिप स्मैकिंग जो आपने चिल्ड्रंस के अंदर देखा। एंड हैंड रबिंग, बार बार हैंड मूवमेंट कर रहा है, रबिंग कर रहा है। स्टीयरिंग स्पेल्स, सडनली हो सकता है, सीढ़ियों से स्टेप स्पेल हो सकता है, गिर सकता है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, यानी माउथ से आपने देखा होगा सीजर के पेशेंट के मुंह से जो है सलाइवा बाहर निकलने लग जाता है। तो ये आपका क्या क्रिएट कर सकता है, एस्पिरेट करा सकता है, यानी जो सलाइवा निकला है ये आपके लंग्स में जा सकता है और पेशेंट आपका कोलैप्स हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो जिसको सीजर आ रहा है उसको हमें क्या करना है, राइट साइड लाइन पोजिशन में आपको लिटा देना है, जिससे क्या होगा, आपका एस्पिरेट नहीं करेगा और पेशेंट आपका गैस्ट्रिक में नहीं जाएगा। इनकंटीनेंस आपका हो जाएगा। इनकंटीनेंस आपका यूरिनरी भी हो सकता है और बाउल इनकंटीनेंस भी हो सकता है।
इनकंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल यूरिनरी आउटपुट, यूरिन आउटपुट हो जाएगा एंड स्टूल भी आपका पास हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आफ्टर सीजर यानी सीजर का एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो पोस्ट इक्टल स्टेज आएगा उसमें आपके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? कंफ्यूजन, जैसे आप सीजर वाले पेशेंट से पूछेंगे तो वो डिसओरिएंटेड टाइप का हो जाएगा, क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दे पाएगा। स्लीपीनेस, ऐसा फील करेगा जैसे नींद में है। हेडेक होगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा टेम्परेरी। एंड वीकनेस, यानी सडनली जो सीजर आया है वो आपका वीकनेस फील करेगा और उसको क्या कहते हैं हम? टॉर्स पैरालिसिस, यानी अगर सीजर्स की वजह से पूरी होल बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? टॉर्स पैरालिसिस, जो कि आपके टेम्परेरी है। थोड़े टाइम बाद जैसे ही उसको कंप्लीटली रेस्ट मिलेगा उसके बाद नॉर्मली उसका एक्टिविटी वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम किस तरीके से हम सीजर को फाइंड आउट करें कि पेशेंट को सीजर आ रहा है, पेशेंट के अंदर सीजर का एक्टिविटी है, या हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये जो सिम्टम जनरेट हो रहा है उसका कॉज क्या है, कैसे जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रीफ क्लिनिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे आपका पेशेंट आएगा तो ये पेशेंट से या उनके रिलेटिव से क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट हमें देखना है ईईजी। जैसे आप कार्डियक के अंदर ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके कंडक्शन सिस्टम में हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। वैसे ही अगर आपको ब्रेन के अंदर देखना है तो ब्रेन में हम करते हैं ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। इसके अंदर क्या है? मल्टीपल आपके इलेक्ट्रोड जो है हेड के पास लगाए जाते हैं, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं। मोर देन 20 इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन के अंदर लगाए जाते हैं। उसके बाद ये लीड का कनेक्शन इस डिस्प्ले के साथ होता है, मॉनिटर के साथ होता है, और इसके अंदर आपकी ये ईसीजी जैसे चलता है वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसमें शो होने लग जाती है। अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में अगर जा रही है, इसका मतलब क्या है? आपके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत तेजी से चल रही है। तो इससे फाइंड आउट क्या होगा कि आपको सीजस का कंडीशन जनरेट हो रहा है। एमआरआई और सीटी स्कैन कब करना है? मान लीजिए ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है, ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक है, कोई हेमाटोमा बन गया है, या ब्लीडिंग हो रहा है, या कोई ट्यूमर है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, या कोई एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया है, ब्रेन एब्सेस हो गया है। तो स्ट्रक्चरल अगर कोई डिफॉर्मिटी हुआ है उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सीटी स्कैन और एमआरआई। तो इसके अंदर अगर आपको स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आपको पता चल रहा है, चेंजेस नजर आ रहा है, इसका मतलब इसी डिफॉर्मिटी की वजह से क्या हुआ है? आपको सीजस का सिम्टम जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट। अब मान लीजिए इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको सीजर आ रहा है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से हमें क्या करना है? ब्लड सैंपल लेना है और ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं एग्जैक्ट आपका बैक्टीरिया का फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। मेडिकेशंस, यानी एंटी सीजर्स मेडिसिन दे सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेशन करा सकते हैं, डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं, एंड जो ट्रिगर्स हो रहा है जिनकी वजह से आपको सीजर का एक्टिविटी डेवलप हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सीजर्स में क्या है आपका? लेविटीरा, सिटम, पेनिटोइन एंड कार्बामेजेपिन एंड वेलप्रोइड मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। मेनली मेडिकेशन क्या है आपकी? कार्बामेजेपिन, पेनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड एंड फिनोबार्बिटल। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं लेकिन जनरली जो कॉमन मेडिसिन यूज की जाती है वो आपकी ये मेडिसिन यूज की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी सर्जरी की जाती है जिससे आपका सीजस की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है? नंबर वन है आपका लोबेक्टोमी। इक्टोमी मीन्स कट एंड रिमूव एंड लोबेक्टोमी मीन्स लोब। तो आपके ब्रेन के अंदर आपने देखा होगा टू हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जिस पर्टिकुलर पार्ट में मान लीजिए फोकल सीजर आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मान लीजिए कोई ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर को क्या है? सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाएगा।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्रेनेटोमी करना पड़ता है। क्रेनेटोमी में क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो एक ड्रिल मशीन होता है जिससे हम बर होल होता है, बर होल को लगा करके, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बर होल है। एक होल किया, सेकंड होल किया एंड थर्ड होल किया। उसके बाद 3 होल करने के बाद इस होल से, फर्स्ट होल से सेकंड होल की तरफ कट करते हैं कटिंग मशीन से, सेकंड होल से थर्ड होल की ओर कटिंग करते हैं, और थर्ड होल से फर्स्ट होल की ओर कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद इस बॉन फ्लैप को रिमूव कर लिया जाता है। जैसे ही आप सेकंड इमेज में आप देख पा रहे हैं, बॉन फ्लैप को रिमूव करने के बाद आपके मेनिंजेस आती है, यानी ड्यूरामेटर, अराकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। इन तीनों लेयरों में इंसिजन लगा करके साइड में रिमूव किया जाता है। ये आपके लेयर रिमूव कर दिया। लेयर रिमूव करने के बाद जहां पर ब्रेन के अंदर आपका जो एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट हुआ है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर या ब्लीडिंग है या कोई भी चेंजेस है, एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, मान लीजिए बेनाइन ट्यूमर है, उसको आपको क्या करना है, रिसेक्शन करना है, या उस पार्ट को ही क्या करना है, आपको रिमूव करना है। उस पार्ट को जैसे ही आपने रिमूव किया तो आपको ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये आपने इस पार्ट को रिमूव कर दिया। तो ब्रेन का ये जो हेमिस्फीयर है, इसका आपने स्मॉल पार्ट आपने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोबेक्टोमी। जनरली ये जो सर्जरी है, ये आपका जनरल अनेस्थीसिया देकर के कंप्लीट की जाती है। 2 to 3 आवर्स का ये सर्जरी रहता है, जो कि माइक्रोस्कोप से कंप्लीट किया जाता है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में आपके सेम प्रोसीजर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड चेकअप किए जाते हैं, कार्डियक फिटनेस लिया जाता है, फिजिशियन फिटनेस लिया जाता है, पीएसी चेकअप यानी प्री एनेस्थीसिया चेकअप किया जाता है, टीटी जैलोकिन टेस्ट किए जाते हैं, पार्ट प्रिपरेशन किए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। उसके बाद ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। आफ्टर सर्जरी ये आपका पेशेंट का क्रिटिकल सर्जरी होता है। उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में वेंटिलेटर पर पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे पेशेंट ऑब्जर्वेशन में रहता है, वेंटिलेटर में रहता है, 1-2 दिन बाद जैसे पेशेंट कॉन्शियस होता है, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल कंडीशन चेक की जाती है। उसके बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद वहां पे भी ऑब्जर्वेशन होता है, और उसके बाद पेशेंट को घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल सबपियल ट्रांजेक्शन। मल्टीपल सबपियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ब्रेन के अंदर एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से, यानी निडल टाइप का एक स्ट्रक्चर आर्टिकल रहता है, उससे क्या किया जाता है, आपके ब्रेन के टिश्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल कट लगाए जाते हैं। ये कट लगाने से क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ट्रांसफर होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टरप्ट हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो क्रिएट हो रही है, वो आपकी क्या हो जाती है, मूवमेंट जो है ब्लॉक हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो चेंज होती है, इससे क्या होता है, आपका सीजर जो है कंट्रोल होता है। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं मल्टीपल सबपियल ट्रांजेक्शन। कट कैसे लगाएंगे, सेम आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेनेटोमी करना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूरामेटर, अराकनॉइड, पायामेटर को रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद इस निडल से आपके डिफरेंट टाइप के कट लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉर्पस कैलोसोटोमी। कॉर्पस कैलोसोटोमी में क्या होता है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है। अब मान लीजिए आपको जो प्रॉब्लम है वो राइट हेमिस्फीयर में, यहाँ पर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हुआ है, सीजर्स के सिम्टम आ रहे हैं। अब राइट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी ट्रांसफर हो रही है। किसकी वजह से, ये दोनों हेमिस्फीयर को कौन कंट्रोल करता है, कॉर्पस कैलोसम। यानी दोनों हेमिस्फीयर आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। अगर कॉर्पस कैलोसम अगर नहीं होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा वो सेम हेमिस्फीयर के अंदर ही रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, कॉर्पस कैलोसम को कट करके रिमूव किया जाता है। इससे क्या होगा, अगर प्रॉब्लम राइट हेमिस्फीयर में है
तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो प्रॉब्लम है आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में नहीं जाएगा, ये ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे ही आपका ये ऑपरेशन हो जाएगा, राइट हेमिस्फीयर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपका इंटैक्ट रहेगा, यानी सेम प्रॉब्लम रहेगा। केवल ये हुआ है कि राइट साइड में जो प्रॉब्लम था वो लेफ्ट साइड में जो ट्रांसफर हो रहा था वो आपका बंद हो जाएगा, बट आपके सिम्टम जो राइट हेमिस्फीयर में आएंगे वो आपके कंटिन्यूसली बने रहेंगे। तो ये आपका कॉर्पस कैलोसेटोमी है, जो बहुत रेयर केसेस में की जाती है, क्योंकि इस सर्जरी का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम आपका रिमूव कर दिया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट हेमिस्फीयर में ट्रांसफर कर रहा था। नेक्स्ट है आपका हेमीस्फेरेक्टोमी। हेमीस्फेरेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो हेमिस्फीयर है उसका जो लेयर है वो आपका रिमूव कर दिया जाता है। ये आपका फंक्शनल भी हो सकता है और अनाटोमिकल भी हो सकता है। फंक्शनल में हेमिस्फेरेक्टोमी में क्या होता है, कुछ पार्ट आपका रिमूव किया जाता है और हेमिस्फीयर के जो फंक्शन है वो आपके कुछ नॉर्मल रहते हैं। जो पार्ट आपका रिमूव किया जाएगा उसी के फंक्शन आपके स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अनाटोमिकल हेमिस्फेरेक्टोमी में क्या किया जाएगा, आपका होल हेमिस्फीयर आपका रिमूव किया जाएगा। हो सकता है राइट हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया या लेफ्ट हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया। मान लीजिए राइट हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया तो टोटली आपका लेफ्ट साइड का बॉडी क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। और लेफ्ट साइड का अगर हेमिस्फीयर रिमूव किया तो राइट साइड का पूरा बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि वाइस वर्सा में अपोजिट डायरेक्शन में आपके हेमिस्फीयर बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बट साथ में आपके जो भी हेमिस्फीयर के फंक्शन होंगे वो टोटली आपके स्टॉप हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि कंप्लीटली आपका पेशेंट जो है पैरालिसिस हो गया है, बट आपका सीरियस का एक्टिविटी नहीं आएगा। तो ये भी आपका बहुत रेयर केसेस में भी किया जाता है, क्योंकि ये सर्जरी कराने के बाद पेशेंट कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका थर्मल एब्लेशन। थर्मल एब्लेशन जनरली किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट का बोन रिमूव करने के बाद ब्रेन के अंदर ये डिवाइस यूज की जाती है जो कि टेम्परेचर जनरेट करते हैं इसके द्वारा। जैसे ये डिवाइस अंदर जाती है, हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है। हाई टेम्परेचर अप्लाई करके जो ब्रेन सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो ब्रेन सेल्स आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही हैं, उनको इसके द्वारा क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसीजर है आपके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में क्या होता है, ये आपका वेगस नर्व है और ये आपका डिवाइस है। ये डिवाइस सेम एज ए पेस मेकर की तरह डिवाइस होता है। ये स्टिमुलेटर क्या करेगा, वेगस नर्व को सिग्नल देगा, स्टिमुलेट करेगा। ये वेगस नर्व आपके ब्रेन के सिग्नल को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, चेंजेस करेगी, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत तेजी से चल रही है इसको ये क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसीजर होता है इसे हम कहते हैं वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ये जो डिवाइस है आपकी कॉलर बोन यानी क्लेविकल के जस्ट नीचे आपका ये डिवाइस स्किन के अंदर प्लेस कर दी जाती है और कंटिन्यूसली जो है वेगस नर्व को स्टिमुलस देती रहती है। नेक्स्ट है आपका डीबीएस। डीबीएस का मतलब क्या है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अभी जो वेगस नर्व में किया था वैसे ही सेम आपका कहाँ पे करते हैं, ब्रेन के डीप एरिया के अंदर। और जनरली ये किस कंडीशन में की जाती है, जैसे पार्किंसन डिजीज है, सीजर्स है, या ट्रमर है, या रिजिडिटी आ रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, या स्लो मूवमेंट हो रहा है, या वॉकिंग प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में स्टिमुलेट करने के लिए आपके डिवाइस जो है प्लेस की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो स्टिमुलेटर। ये प्रोसीजर में क्या करते हैं, डॉक्टर जो है इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करता है। इम्प्लांट करने के बाद आपके ब्रेन के अंदर लीड के द्वारा स्टिमुलेटर को अप्लाई करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका न्यूरो स्टिमुलेटर है। उसके बाद ये लीड है। लीड आपका यहाँ पर एक्सटेंशन है
यानी यहाँ से इंटरनली कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे एक होल करने के बाद यहाँ से इंटरनली लीड को कनेक्ट किया जाएगा और ये लीड वायर आपके स्कल के नीचे प्लेस कर दिया जाएगा और इस लीड से जो आपका ये इलेक्ट्रोड है ये आपके डीप ब्रेन के अंदर यानी जहां पर आपका सेंटर है ब्रेन का वहां पर इसको प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद न्यूरो स्टिमुलेटर क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा और ये लीड वायर के द्वारा स्टिमुलेटर के अंदर सिग्नल जाएगा और ब्रेन के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये उसको कंट्रोल करेगा। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, यानी न्यूरो स्टिमुलेटर के द्वारा सिग्नल जनरेट करके और ब्रेन के पार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द सीजर्स, यानी जैसे ही पेशेंट को सीजर्स आता है तो सबसे पहले आपको क्या एक्टिविटी करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। सबसे पहली स्टेप्स है आपकी स्टे काम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी। जैसे किसी पर्सन को सीजर्स आ रहा है तो सबसे पहले ये देखिए कि पेशेंट के सराउंडिंग में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि जब शेकिंग मूवमेंट कर रहा है तो उससे पेशेंट को इंजरी हो जाए। तो सबसे पहले जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट है, उसको रिमूव कर दीजिए। प्लस अगर अवेलेबल हो तो पिलो या कुशन आप हेड के नीचे लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको हेड इंजरी से हम बचा सकते हैं। आपको काम रहना है, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, डू नॉट रेस्ट्रेन द पर्सन। पर्सन का ऐसा नहीं है कि आप शेकिंग मूवमेंट कर रहा है तो आपने जबरदस्ती उसको पकड़ लिया जिससे वो मूवमेंट ना करे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी आ रही है, हो सकता है पेशेंट का जो हैंड्स है वो भी फ्रैक्चर हो जाए, बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है। इसलिए पेशेंट अगर मूवमेंट कर रहा है मूवमेंट करते रहने दीजिए, बट आपको उसको रेस्ट्रेन नहीं करना है। बट आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है जो हार्मफुल इंजरी कर सकते हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डू नॉट पुट एनीथिंग इन दियर माउथ। ऐसा नहीं है कि सीजर्स आ रहा है आपने कुछ उसको खिला दिया या पानी पिला दिया, ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्योंकि उस एक्टिविटी के अंदर पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, पेशेंट आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, पेशेंट आपका सीवियर हो जाएगा। एस्पिरेट से बचने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीजर्स के केसेस में सलाइवा आता है, ड्रूलिंग और सलाइवा, माउथ में बहुत सारा सलाइवा आता है। अगर पेशेंट ने जस्ट पानी पिया है या खाना खाया है तो उस केसेस में आपके स्टमक से वोमिटिंग भी आ सकता है और वो वोमिटिंग आपका वापस रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो क्या हो सकता है, पेशेंट को एस्पिरेट हो सकता है, पेशेंट के लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, पेशेंट आपका एक्सपायर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में, सीजर के केसेस में आपको क्या करना है, साइडलाइन पोजीशन आपको पेशेंट को देना है। इससे क्या होगा, आपका जो भी वॉमिटिंग आएगा वो आपका वन साइड यानी बाहर निकल जाएगा, पेशेंट जो है एस्पिरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर 5 स्टेप्स आपको करना है, अगर आपका सीजर का एक्टिविटी ग्रेटर देन 5 मिनट्स है तो आपको तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को हेल्प के लिए बुलाना है। 6 स्टेप में स्टे विद देम अंटिल फुली अवेक, यानी जब तक आपका पर्सन है वो फुली अवेक नहीं हो जाता, वापस पहले जैसी कंडीशन में नहीं आ जाता, सीजर का एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उसको अकेले नहीं रहने देना, यानी पेशेंट के साथ में ही रहना है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अभी हमने डिस्कशन किया फर्स्ट एड, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या रोल है सीजर्स के पेशेंट के लिए। सबसे पहले जैसे ही आपका पेशेंट आ रहा है, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। क्या क्या असेसमेंट करना है, असेस फॉर द रिस्क फैक्टर, हिस्ट्री ऑफ द सीजर्स, हेड इंजरी, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। सबसे पहले पूछ लीजिए पेशेंट से या रिलेटिव से पूछिए, अगर आपको कोई हिस्ट्री तो नहीं है, पुराना हिस्ट्री तो नहीं है सीजर्स का, या कोई हेड इंजरी तो नहीं हुआ था आपको, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ये जनरल हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका मॉनिटर फॉर ऑरा सिम्टम। ऑरा सिम्टम का मतलब क्या है, विजुअल, ऑडिटरी और सेंसरी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। रिकॉर्ड टाइम, ड्यूरेशन एंड टाइप्स ऑफ सीजर। आपको पूछना है पेशेंट से कि किस टाइम पर आपको सीजर आया था, कितने ड्यूरेशन का आया था,
और टाइप्स ऑफ सीजर, यानी कौन सा टाइप का सीजर आया था। अब टाइप्स ऑफ सीजर पेशेंट तो नहीं बताएंगे कि मुझे टॉनिक आया था, क्लॉनिक आया था, टॉनिक क्लॉनिक मायोक्लॉनिक। जब सीजर आया था उसे तो खुद ही नहीं मालूम कि कौन सा सीजर आया था। लेकिन रिलेटिव उसके जिसने सीजर को देखा है वो सिम्टम बता सकते हैं कि पेशेंट इस तरीके से जो है स्टिफनेस हो गया था, या इस तरीके से बॉडी को मूवमेंट कर रहा था, यानी जर्किंग मूवमेंट कर रहा था। तो हम उसके सिम्टम के बेस पे आइडेंटिफाई कराएंगे कि पेशेंट को कौन से टाइप का सीजर आया था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व द ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट। कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्वमेंट थे, यानी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस आया था। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल क्या था, जब सीजर आया था तब आप अनकॉन्शियस हो गए थे या कॉन्शियस थे। और पोस्ट एक्चुअल बिहेवियर, जब आपका सीजर कंप्लीट हो गया था तो आप किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे थे। क्या आपको टायर्डनेस हुआ था, क्या आपको वीकनेस हुआ था, या पैरालिसिस जैसे सिम्टम नजर आए थे। ये सारे एक्टिविटी क्या करना है हमको असेसमेंट के अंदर पता करना है। ड्यूरिंग सीजर, अगर सीजर आ रहा है तो उस टाइम आपको एज ए नर्स क्या करना है। सबसे पहले लूजिंग क्लोथिंग अराउंड द नेक, जो भी आपके पेशेंट के गर्दन में जो क्लोथ्स हैं बहुत टाइट है उसको आपको लूज कर देना है। पेशेंट अगर टाई पहने हुए है तो उसको टाई को लूज कर देना है। ऊपर का जो बटन लगाए हुए हैं उसको भी लूज कर देना है। अगर कपड़े लूज नहीं हो पा रहे हैं तो आप कपड़ों को डायरेक्टली सीजर से कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी आपके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं जो आप पेशेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं, वो आपको रिमूव करना है। और पॉसिबल हो तो पैडिंग है या पिलो है वो आपको हेड के साइड रखना है। इससे क्या होगा, आपका हेड इंजरी से बचाना है। पोजीशन, पेशेंट साइडलाइन पोजीशन देना है। आप राइट साइड भी दे सकते हैं, लेफ्ट साइड भी दे सकते हैं, लेकिन पॉसिबल कीजिएगा राइट साइड देना। डू नॉट रेस्ट्रेंट द पेशेंट, पेशेंट को कभी भी रेस्ट्रेंट नहीं करना, जो अभी हमने ऑलरेडी फर्स्ट हेड के अंदर डिस्कशन किया था। माउथ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देना है, कोई भी खाने के लिए पीने के लिए नहीं देना है। अगर सीजर का टाइम ड्यूरेशन ग्रेटर देन 5 मिनट्स है तो तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। जब तक पेशेंट आपका नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आपको पेशेंट के साथ ही रहना है, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है और काम रहना है। ऐसा नहीं है कि आप घबराने लग गए, आप ही घबरा रहे हैं तो पेशेंट को कौन हैंडल करेगा। तो ये ड्यूरिंग द सीजर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना है एज ए नर्स। आफ्टर द सीजर आपका क्या रहेगा, पोस्टइक्टल फेज के अंदर आपको क्या करना है, यानी आपका सीजर कंप्लीट हो गया। अब पेशेंट के साथ आपको क्या करना है, रीअसेस द कंडीशन। वापस आपको मॉनिटर करना है, असेसमेंट करना है। पेशेंट हमारा कंफ्यूज तो नहीं है, पेशेंट हमारा टायर्ड तो नहीं है, पेशेंट का हमारा वीकनेस कितना है, ये सभी आपको मॉनिटर करना है। कोई इंजरी तो नहीं हुआ है, जब पेशेंट आपका सीजर आ रहा था तो कोई इंजरी तो नहीं हो गया है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। एयरवे पेटेंसी चेक करना है कि पेशेंट कितना सांस ले पा रहा है, सैचुरेशन चेक करना है, वाइटल साइन चेक करना है, कोई इनकंटीनेंस तो नहीं हुआ है, यूरिनरी इनकंटीनेंस तो नहीं हुआ है, या ब्लैडर इनकंटीनेंस तो नहीं हुआ है, या साइन ऑफ हाइपोक्सिया, या ऐसा आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट को जब स्टिफनेस आ रहा था, जर्किंग मूवमेंट आ रहा था तो पेशेंट सांस नहीं ले पाया है। उस कंडीशन में पेशेंट पूरा हाइपोक्सिया हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये साइन तो नजर नहीं आ रहा है। अगर ये साइन नजर आते हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत 100% ऑक्सीजन आपको देना है। आईवी फ्लूइड तुरंत स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है। मॉनिटर वाइटल साइंस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में आपको चेक करना है कि कोई बॉडी का पार्ट्स पैरालिसिस तो नहीं हो गया है, तो आप जो है रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं। प्रोवाइड क्वाइट एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर द रिकवरी, पेशेंट के सराउंडिंग में क्वाइट एनवायरनमेंट रखना है। ये क्या करेगा, आपको रिकवरी में हेल्प करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप्स ऑफ सीजर, टाइम, ड्यूरेशन एंड एनी ट्रिगर्स। टाइप्स ऑफ सीजर कौन सा था ये आपको नोट करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए आया था, किस टाइम पर आया था, प्लस ट्रिगर्स क्या था, यानी कौन सा कोई ऑब्जेक्ट था, कोई आपका स्टिमुलस था जिसकी वजह से आपको सीजर आया, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना। रिपोर्ट फाइंडिंग टू द फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट की है, रिपोर्ट फाइंडिंग की है, ये आपको क्या करना है, न्यूरोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन मैनेजमेंट।
जो भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटर साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी, कोई भी साइड इफेक्ट है या टॉक्सिसिटी है वो आपको चेक करना है। एजुकेट पेशेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू द मेडिकेशन शेड्यूल, जो भी मेडिकेशन शेड्यूल्ड हुई है वो आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। नो इमरजेंसी मेडिकेशन जैसे लोराजिपम डाइजिपम एंड व्हेन टू यूज देम, ये भी आपको इन्फॉर्म करना है कि लोराजिपम डाइजिपम आपको कब यूज करना है, इमरजेंसी मेडिसिन क्या क्या है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। पेशेंट फैमिली एजुकेशन कैसे देना है आपको, टीच अबाउट द सीजर ट्रिगर एंड हाउ टू अवॉइड देम। पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव को, पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को आपको बताना है कि सीजर्स के ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर का मतलब पेशेंट को सीजर जो है क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ट्रिगर फाइंड आउट करना है और ट्रिगर से कैसे बचना है ये भी आपको बताना। फॉर एग्जाम्पल फ्लशिंग लाइट से आ रहा है या रीडिंग से आ रहा है तो रीडिंग स्टॉप कराना है, फ्लशिंग लाइट से बचना है, या कोई भी आपका स्टिमुलस है जो आपका सीजर क्रिएट कर रहा है उससे आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल है, ड्रग्स है, ये सब आपको अवॉइड करना है। एजुकेट ऑन फर्स्ट एड फॉर द सीजर, जैसे अभी हमने फर्स्ट एड के बारे में देखा कि सीजर्स के केसेस में फर्स्ट एड क्या देना है, ये आपको फैमिली को, रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है। क्योंकि गांव में लोग जनरली क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे सीजर आता है तुरंत पकड़ लेते हैं, जैसे मूवमेंट होने लग जाता है उसको मूवमेंट नहीं होने देते हैं। ये आपको एक्टिविटी नहीं करना है, ये आपको फैमिली को, उनके मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है कि अगर मूवमेंट हो रहा है तो होने दीजिएगा। बस सराउंडिंग में अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, हार्ड ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट के दौरान आपको इंजरी कर सकता है, वो आप पहले रिमूव जो है वहां से हटा दीजिए। इंस्ट्रक्ट ऑन व्हेन टू सीक इमरजेंसी हेल्प स्टेटस एपिलेप्टिकस, अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 5 मिनट हो रहा है या पेशेंट को जो सीजर आ रहा है वो 5 मिनट से ज्यादा आ रहा है, 10 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है, तो आपका पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में है, उस टाइम आपको इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है और आपको हॉस्पिटलाइज कराना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। एडिक्वेट स्लीप, जो आपके रिस्क फैक्टर थे उनको आपको कंट्रोल करना है। स्लीप डेप्रिवेशन हो रहा था, प्रॉपर आपको स्लीप लेना है, मेडिकेशन टाइम से लेना है, अवॉइड अल्कोहल, तंबाकू स्मोक, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सभी चीजें आपको अवॉइड करना है। गाइड केयर गिवर्स ऑन सेफ एनवायरनमेंट प्रिपरेशन, जो भी आपका पेशेंट है, फैमिली मेंबर है, जो वहाँ पर केयर गिवर है, केयर देने वाला है, उसको सेफ एनवायरनमेंट प्रिपरेशन के लिए बताना है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या करना है, एयरवे मैनेजमेंट, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईवी मेडिकेशंस। अगर कोई पेशेंट है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इमरजेंसी में आया है, सबसे पहले आईवी मैनेजमेंट करना है, एयरवे मैनेजमेंट करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना है। नो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्सी को कैसे कंट्रोल करना है, हॉस्पिटल के क्या क्या प्रोटोकॉल है, ये आपको इन्फॉर्म होने चाहिए, पता होना चाहिए। सपोर्ट क्रैश कार्ड एक्सेस एंड इमरजेंसी ड्रग डिलीवरी, क्रैश कार्ड आपका रेडी होना चाहिए, सारी इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल होना चाहिए इन द केस ऑफ द इमरजेंसी मैनेजमेंट। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर आपने सीजर्स का ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लिया या प्रिवेंशन नहीं कराया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन तो यही है, इंजरी फ्रॉम द फॉल्स और एक्सीडेंट। जैसे पेशेंट आपका सीजर की कंडीशन में सडन फॉल डाउन होगा तो उसको सडनली क्या होगा, इंजरी हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकता है, कोई भी फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस, ब्रेन डैमेज एंड डेथ रिस्क, यानी एपिलेप्सी से क्या क्या कंडीशन क्रिटिकल हो सकती हैं, ब्रेन आपका डैमेज हो सकता है एंड डेथ भी हो सकता है आपका पेशेंट। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ इन द एपिलेप्सी, आपको पता भी नहीं रहेगा एपिलेप्सी आया, पेशेंट आपका एक्सपायर हो गया। मेमोरी प्रॉब्लम्स, मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया में जा सकता है पेशेंट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को, एंजाइटी हो सकता है एंड सोशल आइसोलेशन हो सकता है, कोई भी फैमिली मेंबर को कोई मतलब नहीं है। क्विक एक्शन गाइड फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिकस, अगर मान लीजिए एपिलेप्सी हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है। अगर आपका सीजर ग्रेटर देन 5 मिनट है तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है।
मेडिसिन अगर आपके पास बेंजोडाइजीपम्स है या लोराजिपम है, डाइजीपम है, वो आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको नॉलेज है तो स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराना है। कंटिन्यू विद द एंटी सीजर ड्रग्स आफ्टर स्टेबलाइजेशन। जैसे आपका पेशेंट नॉर्मल हो गया है, जो भी एंटी सीजर ड्रग्स है वो आपको एडमिनिस्टर करना है। प्रिवेंशन कैसे करना है कि आपका ये जो कंडीशन है, आपका ये जो सीजर है, ये पेशेंट को ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? टेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। जो भी मेडिसिन आपकी प्रिस्क्राइब की गई है वो आपको टाइम से देना है। रेगुलर स्लीप लेना है। जो भी आपके ट्रिगर फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको सीजर का एक्टिविटी जनरेट हो रहा है, वो आपको कंट्रोल करना है। अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस हैं, कुछ आपकी डिजीज कंडीशन है, वो आपको फाइंड आउट कराना है। कभी ट्यूमर है, कभी कैंसर है, कभी सिस्ट हो गया, कभी एब्सेस हो गया, कभी ब्लॉकेज हो गया, स्ट्रोक हो गया। ये सभी अंडरलाइन जो कंडीशंस है उसको आपको ट्रीट करना है। कंसिडर स्पेशलाइज्ड डाइट्स। जो आपकी डाइट है उसको भी आपको चेक करना है। वैक्सीनेशन एंड प्रीनेटल केयर चेक करना है। सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट इंजरी। घर में अगर कोई है तो आपको सेफ्टी मेजर क्या क्या लेना है, कैसे आप सेफ रह सकते हैं। डोंट स्विम अलोन। अकेले जो है स्विमिंग नहीं करना है, उस केसेस में भी आपका पेशेंट सीवियर हो सकता है। यूज हेलमेट इफ द एट रिस्क ऑफ द फॉल्स। अगर आप टू व्हीलर बाइक चला रहे हैं तो आपको क्या करना है? हेलमेट का यूज करना है। अगर आप फोर व्हीलर हैं तो सीट बेल्ट का यूज करना है। ये सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेना है। इससे आप क्या कर सकते हैं? आपको सॉल्ट इंजरी से, आपको हेड इंजरी से, ट्रॉमा से आप बच सकते हैं। तो ये अभी हमने डिस्कशन किया सीजस के बारे में। तो सीजस क्या है? आपका एक सिम्टम्स है जो ब्रेन में चेंजेस की वजह से, ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर की वजह से, ब्रेन के अंदर कुछ अल्टरेशन की वजह से आपका ये जनरेट होता है। अगर आप उस अल्टरेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं या डिजीज कंडीशन को अर्ली आप ट्रीट कर लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल हो जाता है, यानी आपका सीजर जो है प्रिवेंट हो जाता है। अगर यही कंडीशन अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं, ब्रेन के अंदर ट्यूमर बना हुआ है लॉन्ग टाइम से, तो आपको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर आ सकते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ द सीजर जो आपका 1 मिनट का, 2 मिनट का आता है, वो आपका ग्रेटर देन 5 मिनट यानी 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आ रहा है, तो ये आपका एपिलेप्सी में चेंज हो जाता है। और उसके बाद आपका पेशेंट क्रिटिकल भी हो सकता है, क्योंकि 10-15 मिनट तक अनकंट्रोल सेकिंग मूवमेंट करेगा तो इस कंडीशन में पेशेंट आपका ऑक्सीजन भी नहीं ले पाता है। ऑक्सीजन नहीं लेगा, स्टिफनेस आ जाएगा बॉडी में, जर्किंग सेकिंग मूवमेंट हो सकता है, तो कहीं भी आपकी इंजरी भी हो सकता है, ऑक्सीजन हाइपोक्सिया भी हो सकता है, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। यानी पेशेंट आपका क्रिटिकल हो जाएगा अगर आपका स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर चेंज होता है। तो बेटर है कि आपको जैसे सिम्टम नजर आता है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है, तुरंत इसका जितना जल्दी हो सके आपको बचाव करना है। और आपकी फैमिली मेंबर्स के अंदर या रिलेटिव के अंदर अगर ऐसा कोई नजर आता है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको सीजर का क्या लेना है वो भी आपको याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द सीजर्स कंडीशंस। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को, डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।